जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका। आइए मिलकर बीपीएससी की तैयारी करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा कि बहादुर शाह ने सिखों को शांत करने के लिए उनके किस गुरु से संधि की। प्रश्न को फिर से दोहराता हूं कि बहादुर शाह ने सिखों को शांत करने के लिए उनके किस गुरु से संधि की, तो गुरु गोविंद सिंह से। एक्चुअली क्या था कि बहादुर शाह जो कि औरंगजेब के पुत्र थे, औरंगजेब के पुत्र थे, जब उत्तराधिकार की लड़ाई शुरू हुई, जब उत्तराधिकार की लड़ाई शुरू हुई तो उन्हें मदद की आवश्यकता पड़ी, तो उन्होंने अपने कवि नंदलाल के माध्यम से गुरु गोविंद सिंह से सहायता मांगी थी। तो बहादुर शाह ने सिखों को शांत करने के लिए उनके गुरु श्री गोविंद सिंह से सहायता मांगी थी। अगला प्रश्न है कि भारत आने वाले कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे। भारत आने वाले कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे, तो लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। भारत आने वाले कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थे। अगला प्रश्न है कि बहिष्कृत हितकारिणी सभा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, इंपॉर्टेंट है कि बहिष्कृत हितकारिणी सभा के संस्थापक कौन थे, तो भीमराव अंबेडकर जी बहिष्कृत हितकारिणी सभा के संस्थापक थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि किस भारतीय को सर्वप्रथम गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल का सदस्य नियुक्त किया गया। किस भारतीय को सर्वप्रथम गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल का सदस्य नियुक्त किया गया, तो सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा को, एसपी सिन्हा को। वो पहले व्यक्ति थे जिन्हें गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल का सदस्य नियुक्त किया गया, यानी कि कार्यकारिणी जो परिषद थी गवर्नर जनरल की, उसमें एसपी सिन्हा, सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा को प्रथम बार नियुक्त किया गया था। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किन्होंने कहा था, तो सुभाष चंद्र बोस जी ने महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहा था। अगला प्रश्न है कि भारत विभाजन के सिद्धांत को सर्वप्रथम किस नेता ने स्वीकार किया था। भारत विभाजन के सिद्धांत को सर्वप्रथम किस नेता ने स्वीकार किया था, तो भारत विभाजन के सिद्धांत को सर्वप्रथम चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी ने स्वीकार किया था। याद रखिएगा कि भारत विभाजन के सिद्धांत को सर्वप्रथम चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी ने स्वीकार किया था। अगला प्रश्न है कि किसने कहा था कि 15 अगस्त मेरे जीवन का सबसे बड़ा, अद्भुत और प्रेरक दिवस सिद्ध हुआ। किसने कहा था 15 अगस्त मेरे जीवन का सबसे बड़ा, अद्भुत और प्रेरक दिवस सिद्ध हुआ। लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन ने ऐसा कहा था कि 15 अगस्त मेरे जीवन का सबसे बड़ा, अद्भुत और प्रेरक दिवस सिद्ध हुआ। अगला प्रश्न है जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किस भारतीय ने वायसराय की कार्य परिषद से त्याग पत्र दिया था। प्रश्न दोहराता हूं, जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किस भारतीय ने वायसराय की कार्य परिषद से त्याग पत्र दिया था, यानी एग्जीक्यूटिव काउंसिल से त्यागपत्र दे दिया था। सर शंकरन नायर ने। सर शंकरन नायर ने जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल कार्य परिषद से इस्तीफा यानी त्यागपत्र दे दिया था। अगला प्रश्न है कि मिरातुल अखबार का संपादन किसने किया। मिरातुल अखबार का संपादन किसने किया, ये प्रश्न कई बार पूछे भी गए हैं। तो मिरातुल अखबार का संपादन राजा राम मोहन राय ने किया। मिरातुल अखबार का संपादन राजा राम मोहन राय ने किया था। अगला प्रश्न है कि शाह शुजा से प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा किसने प्राप्त किया था। शाह शुजा से प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा किसने प्राप्त किया था। शाह शुजा से प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा महाराज रंजीत सिंह को मिला था। शाह शुजा से प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा किसे प्राप्त हुआ था, तो महाराजा रंजीत सिंह को। हुआ क्या था कि शाह शुजा दुर्रानी था। शाह शुजा दुर्रानी था, ये अफगानिस्तान का शासक रहा, लेकिन इसके दोस्त ने ही इसे पराजित करके कश्मीर में कैद कर दिया था। कश्मीर में कैद कर दिया था एक किले में। फिर महाराजा रंजीत सिंह से शाह शुजा की पत्नी बेगम वफा ने कहा है कि आप उन्हें मुझे छुड़ा कर दीजिए, और इस तरह की सहायता मांगे जाने पर महाराजा रंजीत सिंह ने युद्ध करके शाह शुजा को उस किले से आजाद कराया, लेकिन इनकी रिहाई के बदले उन्होंने कोहिनूर हीरे की मांग की। कोहिनूर
हीरे की मांग की। एक बारगी तो बेगम वफा ने बेवफा बनते हुए नकली हीरा ही थमा दिया। लेकिन महाराजा रंजीत सिंह वो बहुत ही बुद्धिमान थे, वो समझ गए कि ये नकली हीरा है, तो फिर उन्होंने जब दबाव बढ़ाया तब उनको असली कोहिनूर हीरा प्राप्त हुआ। लेकिन महाराजा रंजीत सिंह की मृत्यु के बाद अंग्रेजों ने वह कोहिनूर हीरा प्राप्त कर लिया। इस तरह से कोहिनूर हीरा अंग्रेजों के पास पहुंचा। लेकिन शाह शुजा दुर्रानी जो अफगानिस्तान का शासक था, उससे कोहिनूर हीरा उसकी रिहाई के बदले महाराजा रंजीत सिंह को ही प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न है कि सिंध का ब्रिटिश भारत में विलय किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में संपन्न हुआ था? तो सिंध का ब्रिटिश भारत में विलय लॉर्ड एलनबरो के कार्यकाल में हुआ था। सिंध का ब्रिटिश भारत में विलय लॉर्ड एलनबरो के कार्यकाल में हुआ था। लॉर्ड एलनबरो के कार्यकाल में सिंध का ब्रिटिश भारत में विलय हुआ था, लॉर्ड एलनबरो के समय। अगला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की गई? 1896 ईस्वी में। स्वामी विवेकानंद द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1896 ईस्वी में की गई। देखिए 1893 में शिकागो का जो इनका भाषण था, मेरे अमेरिका के भाइयों एवं बहनों, ये बहुत ही प्रसिद्ध था, जिसमें उन्होंने अपने धर्म सनातन धर्म की बहुत ही उत्कृष्ट व्याख्या की थी और भारत का डंका पूरी दुनिया में बजाया था। और उनके गुरु काली जी के परम भक्त थे श्री रामकृष्ण जी, और उन्हीं की स्मृति में इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी 1896 में। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, यह उद्गार किस क्रांतिकारी के हैं? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोड़ कितना बाजुए कातिल में है, ये पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के उद्गार हैं। ये उद्गार पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के हैं कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ये उद्गार पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के हैं। अगला प्रश्न है कि सोशल सर्विस लीग के संस्थापक कौन थे? सोशल सर्विस लीग के संस्थापक कौन थे? नारायण मल्हार जोशी। सोशल सर्विस लीग के संस्थापक नारायण मल्हार जोशी थे। सोशल सर्विस लीग के संस्थापक नारायण मल्हार जोशी थे। अगला प्रश्न है कि मुस्लिम लीग का पाकिस्तान प्रस्ताव कब पारित हुआ? मुस्लिम लीग का पाकिस्तान प्रस्ताव कब पारित हुआ? 1940 ईस्वी में मुस्लिम लीग का पाकिस्तान प्रस्ताव पारित हुआ। अगला प्रश्न है कि सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वाधीन भारत सरकार की स्थापना कब की थी? सुभाष चंद्र बोस ने सुभाष चंद्र बोस जी ने सिंगापुर में, याद रखिएगा, सिंगापुर में स्वाधीन भारत यानी आजाद भारत सरकार की स्थापना कब की थी? तो 21 अक्टूबर 1943 को। 21 अक्टूबर 1943 को। अगला प्रश्न है कि 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंग विभाजन किस वर्ष निरस्त किया गया? देखिए 1905 में जो बंगाल का विभाजन किया गया, जिसे बंग भंग भी कहा जाता है, बंग विभाजन भी कहा जाता है, या बंगाल का विभाजन भी कहा जाता है। तीन शब्द बंग भंग, यहाँ पर बंग विभाजन ऑलरेडी है, और एक बंगाल का विभाजन किस वर्ष निरस्त किया गया? तो ये पहले तो यह याद रखना होगा कि 1905 में ही बंगाल का विभाजन हुआ था, पूर्वी बंगाल पश्चिमी बंगाल के रूप में। वास्तव में अंग्रेजों ने इसे कहा था कि हम प्रशासनिक सुविधा के दृष्टिकोण से ऐसा कर रहे हैं, जबकि ये बंगाल में बढ़ते राष्ट्रवाद को दबाने का एक कपटपूर्ण कार्य था। तो इसे निरस्त कब किया गया? देखिए जब जॉर्ज पंचम आए थे, तो जो दिल्ली दरबार लगा था, जब जॉर्ज पंचम और मेरी आई थी, तो वर्ष 1911 में लॉर्ड हार्डिंग्स ने ही ये जो बंग भंग हुआ था उसको निरस्त कर दिया, ताकि उस समय आक्रोश न हो। जिस समय राजा रानी यहाँ रहे दिल्ली में, उस समय कोई विद्रोह न भर के कोई बड़ा आंदोलन न हो, इसी के चलते उन्होंने इस बंग भंग को रद्द कर दिया था, और ऐसा 1911 में हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत के भावी संविधान को तैयार करने के लिए प्रस्तुत नेहरू रिपोर्ट, याद रखिएगा, भारत के भावी संविधान को तैयार करने के लिए प्रस्तुत नेहरू रिपोर्ट कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वीकार किया गया? नेहरू रिपोर्ट जो कि संविधान को तैयार करने के लिए प्रस्तुत किया गया था,
उसे कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वीकार किया गया? तो 1928 के लखनऊ अधिवेशन में। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि संविधान को तैयार करने के लिए जो नेहरू रिपोर्ट पेश किया गया था वह कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया था? तो 1928 के लखनऊ अधिवेशन में। हमारा अगला प्रश्न है कि कम्युनल अवार्ड में किसके लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी? तो कम्युनल अवार्ड के लिए, जिसे सांप्रदायिक अधिनिर्णय भी कहा जाता है। देखिए, कुछ प्रश्न शब्दों के खेल होते हैं, इस तरह के भी प्रश्न हमारे एग्जाम में आएंगे, बीपीएससी में आएंगे कि सांप्रदायिक अधिनिर्णय किसके लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था करता है? तो सांप्रदायिक अधिनिर्णय यानी कि कम्युनल अवार्ड हरिजनों के लिए विशेष निर्वाचन की व्यवस्था करता है, पृथक निर्वाचन की व्यवस्था करता है। देखिए, हुआ क्या था कि 16 अगस्त 1932 को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रामसे मैकडोनाल्ड ने कम्युनल अवार्ड की घोषणा की थी। इसके तहत विभिन्न समुदायों, खास के जो दलित पिछड़े थे, उनके लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी। इसके तहत बौद्ध, सिख, मुस्लिम्स और एंग्लो इंडियन, पारसी, इन लोगों के लिए भी पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी। और इसमें जो दलित पिछड़े थे उनके लिए कुछ खास उपबंध किए गए थे। तो इसी अवार्ड को कम्युनल अवार्ड के नाम से जाना जाता है, जो 16 अगस्त 1932 को रामसे मैकडोनाल्ड द्वारा दिया गया था। तो प्रश्न इसमें कई तरह के छुपे हुए हैं कि कम्युनल अवार्ड किन्होंने दिया था? तो रामसे मैकडोनाल्ड ने। कब दिया था? तो 16 अगस्त 1932 को। और ये क्या था? सांप्रदायिक अधिनिर्णय था, जिसमें विभिन्न वर्गों को अलग अलग निर्वाचन क्षेत्र देने की व्यवस्था की गई थी। अगला प्रश्न है कि तेभागा आंदोलन के किसानों की प्रमुख मांग क्या थी? तेभागा आंदोलन के किसानों की प्रमुख मांग क्या थी? तो तेभागा आंदोलन की प्रमुख जो मांग थी वो था कुल उपज का 1/3 कर लेने की व्यवस्था। इसमें क्या हुआ था कि अंग्रेज जो कि 50% लगान के रूप में फसल को ले रहे थे, तो ये जो बहुत ही उग्र किसान आंदोलन था जो कि बंगाल में हुआ था। याद रखिएगा, तेभागा आंदोलन किसानों का आंदोलन था जो कि बंगाल में हुआ था। और इसमें उन्होंने कहा कि देखिए भाई, हम फसल उपजाते हैं तो आपको हम 50% नहीं देंगे, आप 1/3 रखिए और 2/3 हमको हमारा फसल चाहिए। यानी कि उन्होंने अंग्रेजों से कहा कि जो फ्लाइट कमीशन बना था, जिसने ये अनुशंसा ऐसा किया था उसने, तो उसको आप मानिए और आप 1/3 ही लगान वसूलिए और 2/3 हमारे पास रहने दीजिए। तो यही कहा कि कुल उपज का 1/3 ही कर लेने की मांग उन्होंने इस किसान आंदोलन के द्वारा की थी बंगाल के किसानों ने, कि आप 1/3 कर ही लीजिए और 2/3 जो है वो हमारे पास रहेगा। तो तेभागा यानी तीसरा भाग आंदोलन का अर्थ है कि 1/3 ही टैक्स आप लीजिए। उन्होंने अंग्रेजों से ऐसा मांग किया था और ये काफी उग्र आंदोलन हुआ था किसानों का। अगला प्रश्न है कि सर्वप्रथम किस ब्रितानी को कांग्रेस का अध्यक्ष होने का गौरव प्राप्त हुआ? यानी ब्रिटेन के किस आदमी को कांग्रेस का अध्यक्ष होने का प्रथम बार अवसर प्राप्त हुआ? तो जॉर्ज यूल को, यूले भी कहीं कहीं कहा जाता है, 1888, ठीक है, जो कि चौथा अधिवेशन था कांग्रेस का, आईएनसी का, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, जो कि इलाहाबाद में हुआ था। उसके जो अध्यक्ष बनने का गौरव प्राप्त हुआ वो जॉर्ज यूले को हुआ था और वो ब्रितानी थे, ब्रिटेन से संबंधित थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि कांग्रेस का दूसरा विभाजन कब और किस अधिवेशन में हुआ? कांग्रेस का दूसरा विभाजन कब और किस अधिवेशन में हुआ? अगस्त 1918 ईस्वी में बंबई अधिवेशन में कांग्रेस की दूसरी फूट हुई थी। अगस्त 1918 ईस्वी में बंबई अधिवेशन में कांग्रेस की दूसरी फूट हुई थी। यहाँ पर एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि कांग्रेस का दूसरा जो ये अधिवेशन 1918 का था वो तो दिल्ली में हुआ था, तो यहाँ पे बंबई क्यों लिखा गया? देखिए, कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन था, ठीक है, और फूट की घटना जो हुई थी वो बंबई वाले अधिवेशन में हुई थी। और जो पारंपरिक रूप से चली आ रही थी अधिवेशन, वो बाद में 1918 में ही दिल्ली में हुआ था। लेकिन ये जो फूट की घटना हुई थी, याद रखिएगा इसको, कि बंबई भी आएगा और दिल्ली भी आएगा 1918 के कांग्रेस अधिवेशन के लिए। लेकिन जो विशेष अधिवेशन हुआ था 1918 में, वो पहले मुंबई में हुआ था, बंबई में उस समय हुआ था। इसी में कांग्रेस में दूसरी फूट हुई थी। अच्छा, ये फूट क्यों हुआ था? देखिए,
शुरू में उदारवादी नेताओं का वर्चस्व था कांग्रेस पे। इवन कि 1916 तक भी उदारवादियों का ही वर्चस्व था, लेकिन 1917 से यह परंपरा टूटी और उसमें जो गरम दल के नेता थे वो अपना वर्चस्व में आए। ठीक है, जैसे बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, एनी बेसेंट, ये सब वर्चस्व में आए। तो फिर उदारवादी फिर रुष्ट हो गए, नाराज हो गए, गोसा गए। ठीक है, और उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, हमारा अब इसमें वैल्यू कम हो रहा है, तो अब हमें अलग हो जाना चाहिए। ठीक है, तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी उन्होंने अपनी एक इससे अलग होकर, कांग्रेस से अलग होकर, एक ऑल इंडिया ऐसे उदारवादी संघ की स्थापना कर ली। ठीक है, अखिल भारतीय उदारवादी संघ की स्थापना कर ली, और इसी को कांग्रेस का दूसरा विभाजन यानी दूसरी फुट माना जाता है कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने एक इसमें से अलग होके उदारवादी संघ की स्थापना कर ली थी। तो इसी को कांग्रेस का दूसरा विभाजन कहा जाता है। और कंफ्यूजन यहाँ पर नहीं होना चाहिए कि बॉम्बे या दिल्ली में हुआ था। तो देखिए, ये विशेष जो हुआ था, विशेष अधिवेशन था, वो बॉम्बे में हुआ था जिसमें फूट हुई थी, और जो इसका जो परंपरागत जो अधिवेशन था वो दिल्ली में हुआ था 1918 में ही। चलिए आगे बढ़ते हैं कि 1838 ईस्वी में लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो द्वारकानाथ टैगोर ने लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना की थी। लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना द्वारकानाथ टैगोर ने 1838 ईस्वी में की थी। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के दौरान भूख हड़ताल को सर्वप्रथम सत्याग्रह के रूप में प्रयोग किया? तो महात्मा गांधी ने अहमदाबाद आंदोलन के दौरान भूख हड़ताल को सर्वप्रथम सत्याग्रह के रूप में, वास्तव में ये मिल मजदूरों की हड़ताल थी, मिल मजदूरों की हड़ताल थी। इसमें क्या था कि 1917 में जो प्लेग की बीमारी फैली थी, प्लेग, उसमें जो मिल प्रशासन या जो सरकार थी उसने कहा था कि जो प्लेग का जो ये होगा, कोई भी ये उससे हानि होती है तो उसके लिए विशेष पैसा मिलेगा, बोनस मिलेगा। लेकिन 1918 में क्या हुआ, 1918 में इसको रद्द कर दिया गया कि नहीं, अब कोई बोनस नहीं मिलेगा। इससे आक्रोशित होकर मिल मजदूरों ने हड़ताल कर दी और 50% बोनस की मांग करने लगे। वो गांधी जी इस आंदोलन से जुड़े और उन्होंने मिल मजदूरों का समर्थन किया, और पहली बार उन्होंने इसी आंदोलन के दौरान भूख हड़ताल का प्रयोग किया था। यह प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के दौरान भूख हड़ताल को सर्वप्रथम सत्याग्रह के रूप में प्रयोग किया? तो अहमदाबाद मिल मजदूरों का जो आंदोलन था, जो प्लेग के बोनस को हटाए जाने से क्षुब्ध थे, उसके समर्थन में गांधी जी ने यह सत्याग्रह किया था और भूख हड़ताल की थी। वास्तव में यह भी आंदोलन उनका सफल रहा और फाइनली 35% बोनस देने को सरकार तैयार हो गई। तो लगातार गांधी जी का यह दूसरा सफल जो था वो सत्याग्रह था। 1917 में जो चंपारण हुआ था वो, और उसके बाद यह अहमदाबाद मिल मजदूरों का जो सत्याग्रह था वो भी गांधी जी का सफल रहा, और इसी में उन्होंने पहली बार भूख हड़ताल की थी। अगला प्रश्न है कि फैजाबाद में 1857 के गदर का नेतृत्व किस मुस्लिम विद्रोही ने किया था? तो मौलवी अहमदुल्लाह ने इन्होंने ही फिर हजरत महल का भी साथ दिया था, बेगम हजरत महल का भी साथ इन्होंने बाद में दिया था। तो फैजाबाद जो कि अभी अयोध्या का क्षेत्र पड़ता है, तो वो जिला है। 1857 के गदर का नेतृत्व किस मुस्लिम विद्रोही ने किया था फैजाबाद में? तो मौलवी अहमदुल्लाह ने। भारत में गठित सर्वप्रथम राजनीतिक संगठन कौन सा था? तो लैंड होल्डर्स सोसाइटी कलकत्ता। भारत में गठित सर्वप्रथम राजनीतिक संगठन कौन सा था? लैंड होल्डर्स सोसाइटी कलकत्ता। लैंड होल्डर्स सोसाइटी कलकत्ता ये सर्वप्रथम राजनीतिक संगठन था भारत में गठित। अगला प्रश्न है कि रामचंद्र पांडुरंग कानपुर के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे। रामचंद्र पांडुरंग कानपुर के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे। गदर के इतिहास में इनका किस नाम से उल्लेख है? तो तात्या टोपे। तो याद रखिएगा, इसमें प्रश्न छुपे हुए कि तात्या टोपे का नाम क्या था? तो रामचंद्र पांडुरंग, और इन्हें इतिहास में तात्या टोपे के नाम से जाना जाता है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। CF एंड्रयूज किस उपनाम से जाने जाते? तो दीनबंधु। दीनबंधु CF एंड्रयूज को ही कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन करने में पुलिस लाठीचार्ज से लगी चोटों के फलस्वरूप किस नेता की मृत्यु हुई थी? तो लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी साइमन कमीशन के विरुद्ध। वो साइमन गो बैक का नारा दे रहे थे, और पंजाब क्षेत्र में इन्होंने आंदोलन का नेतृत्व भी किया था। और इसी दौरान भयंकर लाठीचार्ज हुआ, बहुत ही अत्याचारपूर्ण लाठीचार्ज हुआ, जिसमें लाला लाजपत राय के सर में बहुत
अधिक चोट लग गई, जिसके कारण कुछ दिन बाद उनकी मृत्यु भी हो गई थी। और इन्होंने ही कहा था कि मेरे सर पर पड़ी हुई एक एक लाठी अंग्रेजी शासन के ताबूत में आखिरी कील साबित होगी। यानी कि जो लाठी वो पड़ी है ना, वो अंग्रेजी ताबूत की आखिरी कील है। अब अंग्रेजों का यहाँ रहना संभव नहीं रहेगा। तो साइमन कमीशन का विरोध करने के कारण जो लाठीचार्ज हुआ था, वो उसमें लाला लाजपत राय जी की मृत्यु हो गई थी कुछ दिन बाद, सर पर चोट लगने के कारण। अंतिम प्रश्न है इस पाठ का कि साइमन कमीशन के विरोध के समय गुजरात में बालिकाओं के किस संगठन को स्थापित किया गया था? साइमन कमीशन के विरोध के समय गुजरात में बालिकाओं के किस संगठन को स्थापित किया? इन लोगों ने भी विरोध किया था, एक संगठित तरीके से विरोध होता था। तो मंजर सेना, ये एक इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है, क्योंकि जो प्रश्न थोड़े से हिडन होते हैं, लगते हैं कि नहीं पूछे जाएंगे, तो वो ही पूछे जाते हैं। तो साइमन कमीशन के विरोध के समय गुजरात में बालिकाओं के किस संगठन को स्थापित किया गया था? तो मंजर सेना का। तो धन्यवाद, हम सब मिलकर तैयारी करते हैं, सब शुभ होगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के बीच, सभी दोस्तों के बीच लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और धन्यवाद, जय हिंद।